हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू। आज हम माय डियर फ्रेंड्स हम ये इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए 12th क्लास की। ठीक है, हिंदी मीडियम की वीडियो है, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, क्लास 12th का ये टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूनिट है पूरी, ये यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, और राष्ट्रीय है। ठीक है, उसमें और हम स्टार्टिंग के चैप्टर 1 में कुछ खास नहीं है, इसलिए हमने चैप्टर 2 से ये बनाई है वीडियो। ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय और संबंधित समुच्चय। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो वीडियो है बहुत बड़ी हो सकती है, आपको अच्छी तरह समझना है चैप्टर को, तो ये वीडियो स्टार्टिंग की वीडियो है, थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को टेंशन मत लेना। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं कि किस तरह से। देखो, एक हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, वो कि उत्पादी एक अर्थव्यवस्था में क्या है, एक अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें उत्पादन करते हैं, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी हम उत्पादन करते हैं वस्तुओं का, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। एक अर्थव्यवस्था में कितनी दो तरह से हम उत्पादन करते हैं, एक अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का, दूसरा उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु का। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़े से इनके बारे में बता देते हैं कि क्या चीज़ है ये। मध्यवर्ती वस्तु कच्चे माल के रूप में होती है और अंतिम वस्तु वो होती है जब मार्केट में कोई चीज़ आ जाती है तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। यानी मध्यवर्ती वस्तु कच्चे माल के रूप में होती है, जब फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है, यानी कच्चे माल के रूप में होती है। लेकिन जब मार्केट में बिकने के लिए तैयार होती है तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ है। बाकी अगर हम जानें थोड़ा सा कि उपभोक्ता वस्तु कौन सी होती है, उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, देखो, उपभोक्ता वस्तु जो होती है जो इंसान को सेटिस्फाई करती है, यानी कि इंसान ने कोई भी चीज़ खरीदी और उसे मज़ा आ गया। ठीक है, कहते हैं तो मज़ा आ गया किसी चीज़ को खरीदने पर, तो उपभोक्ता वस्तु हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, उपभोक्ता वस्तु। और लेकिन जब पैसा कमाने के लिए की जाती है तो उसे पूंजीगत वस्तु कहा जाता है, यानी कि जब हमारा इरादा क्या हो, पैसा कमाने का हो, तो उसे पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी और चीज़ डिटेल से हम इसके लिए हम एक फ़ोटो के द्वारा आपको बता रहे हैं किस तरह से होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले ये क्या है, एक फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर किसी भी फॉर्म में वस्तु हो सकती है, कोई उसका काम हो, प्रोसेसिंग चल रहा हो, ठीक है, वो तैयार हो चुकी हो, या किसी भी कच्चे माल के रूप में हो। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में उसे नाम दिया जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, क्या कहा जाएगा, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये फैक्ट्री के बाहर होगी, ठीक है, जैसे ये फैक्ट्री के बाहर होगी, यानी इस बाउंड्री को, ये पूरी बाउंड्री है। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट्री की बाउंड्री है। फैक्ट्री के अंदर जब भी कोई चीज़ है, इस चीज़ को भी हम समझते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इस चीज़ को देखें, ये फैक्ट्री की बाउंड्री है और ये एरो दिखा रहा है कि ये फैक्ट्री से बाहर कोई जो प्रोडक्ट निकला, हमने मान लो हमारी फैक्ट्री में ये चीज़ बन रही है। ठीक है, और फैक्ट्री से वो बाहर आ गई है, फैक्ट्री से बाहर आ गई है। अब ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी अंतिम वस्तु। जब भी फैक्ट्री मार्केट में कोई चीज़ आएगी, यानी कि फैक्ट्री से कोई चीज़ निकली, ठीक है, और वो मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, तो उसे नाम हम क्या देंगे, अंतिम वस्तु। उसे क्या बोलेंगे, जब फैक्ट्री में आ जाती है कोई भी चीज़ें तो उसे हम नाम देते हैं अंतिम वस्तु। क्या देते हैं, उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम, अंतिम वस्तु। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अंतिम वस्तु। ठीक है, तो ये हमारी अंतिम वस्तु हो चुकी है। ठीक है, अब लेकिन जब मार्केट में कोई चीज़ आती है, अंतिम वस्तु कहलाती है, लेकिन उसे लाया क्यों जाता है। ठीक है, तो कोई भी इंसान उसे मार्केट में लाता क्यों है। देखो, अंतिम वस्तु होने के लिए आपको एक चीज़ बात नोट करनी पड़ेगी, वो क्या चीज़ है कि अंतिम वस्तु जो होती है वो किसके लिए, उपभोग या निवेश के लिए की जाती है। यानी कि मार्केट में जब भी कोई चीज़ आएगी ना, तो वो या तो बेचने के लिए आएगी। बेचने का मतलब यहाँ पे निवेश कौन कर रहा है, यहाँ पे ये बंदा निवेश कर रहा है, इसने अपनी दुकान खोली हुई है और ये निवेश किया इसने। ठीक है, तो ये इसके लिए निवेश कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उपभोग कौन कर रहा है, ये इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो अंतिम वस्तु को, यानी कि जब तक कोई वस्तु किसी परिसीमा में होती है, किसी परिसीमा मतलब किसी बाउंड्री में होती है, तो उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। और जब वो बाउंड्री से बाहर आती है उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। और अंतिम वस्तु को किस लिए लाया जाता है, यहाँ क्वेश्चन है कि अंतिम वस्तु को मार्केट में क्यों लाया जाता है। या तो यदि उपभोग करने के लिए, उपभोग मतलब यूज करने के लिए, और दूसरा होता है निवेश, है ना, बेचने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनका थोड़ा सा कैरेक्टर। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और अंतिम वस्तु क्या होती है। ठीक है, अब देखो मध्यवर्ती वस्तु जो होती है, पहले हम इसके बारे में कैरेक्टर जानते हैं थोड़ा सा कि मध्यवर्ती वस्तु, देखो मध्यवर्ती वस्तु है, ये कच्चे माल के रूप में होती है। तो कच्चे माल के रूप में इसे
इसे क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, राष्ट्रीय आय में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिससे किसी की इनकम हो रही हो। क्या हो रही हो, किसी की इनकम हो रही हो। इससे हमारी कोई भी इनकम नहीं हो रही, क्योंकि इसमें अभी एक चीज़ बाकी है, इसमें प्राइस जुड़ना बाकी है, यानी किसी भी प्रोडक्ट का बन तो चुके हैं लेकिन उनका मूल्य नहीं डिसाइड हुआ है, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। पहला चीज़ें ये उत्पादन परिसीमा के अंदर आती हैं, इसे बोलेंगे उत्पादन परिसीमा, यानी बाउंड्री के अंदर आती हैं। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मूल्य वृद्धि नहीं की गई है। मूल्य वृद्धि मतलब इसमें कोई किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मध्यवर्ती वस्तु। अब हम जान लेते हैं थोड़ी सी अंतिम वस्तु की कुछ खासियत। ठीक है, तो अंतिम वस्तु क्या होती है, मार्केट में बिकने के लिए तैयार होती हैं। इसमें मूल्य जोड़ना शेष नहीं रहता, मूल्य जुड़ चुका है, मार्केट में आ चुकी है, और इसे राष्ट्रीय आय में शामिल कर सकते हैं क्योंकि अब क्या है, ये बिकने के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में क्या डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये जान लें। देखो ये तो हो गया, अब हम इस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि किस तरह से आपकी ये होती है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, इनकी कैरेक्टर जान लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह से होती है। देखो नॉर्मल सी बात है, देखो मध्यवर्ती वस्तु एक लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तु का उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यानी इनका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, दूसरा, लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तु की पुनः बिक्री की जाती है, यानी कि इन्हें पुनः बिक्री की जानी है। यानी कि अब तक इनका क्या है, अभी इनका कोई प्राइस नहीं है, इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकती, यानी कि इनसे अभी पैसा नहीं कमाया जा सकता, यानी कि इनको लाभ अभी नहीं कमाया जा सकता। इन्हें किसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब जानते हैं आगे तीसरी क्वालिटी इसकी क्या होती है। तीसरी क्वालिटी ये है कि यह वस्तु उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं। अभी बताया गया था ये उत्पादन सीमा रेखा यानी फैक्ट्री के अंदर होती हैं, इसे सीमा रेखा के अंदर कहा जाएगा, तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है। अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब इसमें एक कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता, इसे कस्टमर एक यूज नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट में नहीं आई है। ठीक है, इसमें क्या है, अभी मूल्य वृद्धि करनी है, इसमें प्राइस जुड़ना बाकी है। ठीक है, अब प्राइस जुड़ना बाकी है तो इसे राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मध्यवर्ती वस्तु क्या क्या चीज़ की क्वालिटी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अंतिम वस्तु की। किसकी बात करते हैं, अंतिम वस्तु। ठीक है, देखो अंतिम वस्तु लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तु का उपयोग वस्तु के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं करते, यानी कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इन्हें एक कौन करता है यूज, उपभोक्ता करता है, यानी इनका उत्पादन बाकी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सा आगे। दूसरा पॉइंट, लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तु की पुनः बिक्री की जाती है, यानी इनका कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य होता है वो बिक्री करेंगे तभी वो उत्पादक लाभ कमा पाएंगे। ठीक है, तो इनकी वस्तु की पुनः बिक्री की जाएगी, यानी कि एक दुकानदार ने अभी देखा कि दुकानदार ने कोई भी चीज़ खरीदी है, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसे कहीं ना कहीं बेचा है कस्टमर को, तभी उसने क्या कराया है, कमाया है, लाभ कमाया है। ठीक है, अब ये वस्तु उत्पादन सीमा रेखा के बाहर आती है। सीमा रेखा के बाहर का मतलब ये होता है ये फैक्ट्री से बाहर चीज निकल चुके हैं और अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब एक कस्टमर इसे यूज भी कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तु में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, इसमें कोई प्राइस जुड़ना बाकी नहीं है, मार्केट में आ चुके हैं, कस्टमर इसे यूज कर रहे हैं, तो उसमें इसका मतलब प्राइस जुड़ चुका है, और प्राइस जुड़ चुका है तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल कर सकते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय के अनुमान में इसे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे ये आपको फॉर्मूला समझाया गया था कि अंतिम उपभोग पर व्यय, यानी अंतिम वस्तु मार्केट में आ जाती है तो किस लिए लाई जाती है, तो उपभोग करने के लिए लाई जाती है या निवेश यानी कि बेचने के लिए लाई जाती है। निवेश किसके द्वारा किया गया है, जो बेचने वाला है उसे निवेश करेगा, और उपभोग व्यय का मतलब होता है जो उसे इस्तेमाल करने वाला है उसकी तरफ से वो उपभोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसकी तरफ से उपभोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब आपके लिए तुम्हारे सामने माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि एक ही वस्तु, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एक ही वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है, मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। अब इसको कैसे पहचानें कि एक ही वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एक ही वस्तु क्या हो सकती है, एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है। ठीक है, अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। तो कैसे पहचानें, तो देखो एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। ठीक है, अब देखो
कुछ को अंतिम वस्तु या कुछ वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु का नाम देना संभव नहीं है। लेकिन हम यार सामने क्वेश्चन है कि हम अंतिम वस्तु किसे माने, मध्यवर्ती वस्तु किसे माने। बहुत सारी ऐसी कभी कभी कंडीशन आ जाती हैं कि हम उसे मध्यवर्ती वस्तु बोले या अंतिम वस्तु बोले, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स समझ लेना कि अगर उसे किसी भी चीज़ को बेचा ना जाए, ठीक है, उसका इरादा क्या हो, किसी भी इंसान का उसे बेचना इरादा ना हो, तो उसके लिए वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। लेकिन अगर उसका किसी को बेचने, दूसरे बंदे को बेचने का इरादा बन जाए तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु ही कहलाएगी, ठीक है। कैसे, देखो, कुछ वस्तु को अंतिम वस्तु या कुछ वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु के नाम देना संभव नहीं है। एक ही वस्तु अंतिम मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यह अंतिम वस्तु के अंतिम उपभोग, किस पे अंतिम उपयोग, मतलब उसे लास्ट में कौन यूज कर रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको उदाहरण को समझते हैं। मान लेते हैं बिस्कुट बनाने के लिए चीनी का कच्चे माल के रूप में प्रयोग एक मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। एक बिस्कुट बनाने वाली एक फैक्ट्री है जो चीनी का प्रयोग करती है, उसे कच्चे माल के रूप में करती है, ठीक है। क्या करती है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती है। लेकिन वही चीनी एक परिवार द्वारा या तो दूध में या चीनी में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, अंतिम वस्तु, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चीनी जो बना रहा है, जो फैक्ट्री वाला है, उसके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु इसलिए है क्योंकि उससे वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, उससे लाभ कमाना चाहता है। लेकिन जब उसने एक परिवार ने उसका इस्तेमाल किया तो उसके लिए वो क्या हो गई, अंतिम वस्तु बन गई। क्या बन गई उसके लिए, अंतिम वस्तु, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब उसे हम ये कह सकते हैं कि अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, उसके अंतिम प्रयोगकर्ता जो होगा, क्या होगा, अंतिम प्रयोगकर्ता जो होगा वो कहलाएगा, उसके लिए वो अंतिम वस्तु होगी। और जब किसी भी इंसान का उसे बेचने का इरादा हो तो उसे क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा खरीदा गया कागज़, ठीक है, एक हम बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वो अंतिम वस्तु है। लेकिन प्रकाशक जब एक बनाने वाला, प्रिंट करने वाले जब उसी कागज़ का नाम तो एक ही है, कागज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कागज़ किसके डिपेंड कर रहा है कि उस कागज़ का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ठीक है, कागज़ का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सी बात बताइए, देखो यहाँ पे कागज़ एक अंतिम क्या है, विद्यार्थी के लिए वो अंतिम है, जबकि जो पुस्तक प्रकाशक है उसके लिए वो क्या बन गई, मध्यवर्ती वस्तु बन गई, ठीक है। क्लियर हो गया कि किसके लिए, जो उसे लास्ट में यूज करेगा, जिसका इरादा बेचने का ना हो, ठीक है। अब इसके लिए हम एक बात और कर लेते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि वस्तु को अंतिम उपयोगी वस्तु का, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात वही चीज़ है कि वस्तु का अंतिम उपयोगी वस्तु को अंतिम मध्यवर्ती वस्तु के रूप में विभाजित करने का मुख्य आधार है। यानी कि जो बेस है वो क्या होगा कि उसे कौन अंतिम रूप में प्रयोग कर रहा है, अंतिम उपयोग करने वाला बंदा कौन है, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो हमने जान लिया कि अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, ठीक है। दूसरा हमने एक दूसरी वस्तु की बात करी थी, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता वस्तु। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उपभोक्ता वस्तु, ठीक है। तो आपको दिखा दें पहले, ठीक है, कहाँ हमने बात करी थी। नॉर्मल सी बात है, हमने उपभोक्ता वस्तु, ये सारी चीज़ें थे, उपभोक्ता वस्तु, यहाँ पे उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। इसके बारे में वैसे थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया था कि उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु क्या होती हैं। उपभोक्ता वस्तु अपनी संतुष्टि के लिए की जाती हैं। अब हम जो बात करने वाले उपभोक्ता वस्तु क्या होती हैं, ठीक है। देखो अब बात करते हैं उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु क्या होती हैं, देखो उपभोग वस्तु भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है यहाँ पे। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो मानव, यहाँ पे ये गलती से लिखा है, यहाँ पे मानव है, ठीक है, मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, ठीक है। वे वस्तु होती हैं जो मानव आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। इनका प्रयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। यानी कि सिंपल सी चीज़ें, ये मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, ठीक है। अब हम चलो इसके लिए भी हम क्या है, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु के लिए भी एक डायग्राम का, एक फ़ोटो का यूज कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो नॉर्मल सी बात है, एक यहाँ पे आपके लिए देखो, ये यहाँ पे जो मशीन दिखाई हुई है, देखो वस्तु क्या है, यहाँ पे एक ही वस्तु है, ये भी मशीन है, दोनों मशीन दिखाई गई हैं, ठीक है। एक टेलर यूज कर रहा है जबकि एक फैमिली यूज कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों में से आप बताइए कि इसमें से कौन पैसा कमाएगा। जाहिर सी बात हम यही कहेंगे कि इसमें से टेलर जो है पैसा कमाएगा और फैमिली अपनी संतुष्टि करेगी। यानी कि जो चीज़ें मानवीय संतुष्टि करती हैं
वो उपभोक्ता वस्तु होती है। ये हमारे लिए उपभोक्ता वस्तु है। क्या यहाँ पे उपभोक्ता वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है वो क्या होती है, उपभोक्ता वस्तु होती है। लेकिन जो आय अर्जित करने में सहायक होती है, यानी कि जिसका इरादा क्या हो, पैसा कमाने का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है इसे हम पूंजीगत वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूंजीगत वस्तु। ठीक है, एक को और हम देख लेते हैं, एक फोटो और। ठीक है, तो इसमें देखो, यानी कि आपकी फैमिली में देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या चीज़ है, मान लेते हैं हम एक कार की बात कर रहे हैं। दोनों फोटो में आपको कार दिख रही है। ठीक है, क्या दिख रही है, कार दिख रही है। एक ड्राइवर है बंदा, एक फैमिली को बंदों को, एक फैमिली है जो कार में क्या है, अपनी फैमिली को ले जा रही है। ठीक है, अब क्या है, ये जो फैमिली है, अगर हम इस फैमिली की बात करें, क्या ये फैमिली पैसा कमाने के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही। जाहिर सी बात है ये क्या है, अपनी फैमिली की संतुष्टि के लिए काम कर रही है। तो इसे उपभोक्ता वस्तु कहेंगे। क्या बोलेंगे, उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनका इरादा क्या होता है, सिर्फ मानव संतुष्टि होती है, पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब हमारा इरादा उसे क्या होता है, पैसा, ये ड्राइवर है अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा रहा है, ठीक है, पूंजी कमा रहा है, तो ये पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पूंजीगत वस्तु। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं ना, थोड़ी सी डिटेल वाइज जानते हैं कि किस तरह से ये होती हैं। ठीक है, अब देखो, ये देखो उदाहरण, परिवार द्वारा उपभोग किया गया। अगर हम देखो इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उदाहरण के लिए परिवार द्वारा उपभोग किया गया दूध और आइसक्रीम उपभोग वस्तुएं और अंतिम उपभोग के लिए होती हैं। यानी कि फैमिली है, सिंपल सी चीज़, एक फैमिली है, वो क्या कर रही है, दूध और आइसक्रीम का प्रयोग कर रही है, तो उसके लिए वो अंतिमों से यूज कर रहे हैं, यानी कि अंतिम संतुष्टि के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है उपभोक्ता वस्तु बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, क्लियर हो गया कि उपभोक्ता वस्तु क्या होती है। लेकिन अगर हम अब इनकी थोड़ी सी उपभोक्ता वस्तु जान ली कि कौन सी होती हैं, लेकिन उपभोक्ता वस्तु को किस कैटेगरी की उपभोक्ता वस्तु जो होती हैं हमारे यहाँ, किस तरह से हम लाइफ में उसे उपभोग करते हैं, किस तरह की वस्तु हमारी लाइफ में होती हैं, हम अब ये जान लेते हैं। उपभोक्ता वस्तु तो हमें पता चल गया कि उपभोक्ता वस्तु कौन सी होती है और पूंजीगत वस्तु क्या होती है। अभी थोड़ी देर में इसे भी डिटेल बाई डिटेल बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि उपभोग हमारी लाइफ में किस तरह से हम करते हैं। तो उपभोक्ता वस्तु का वर्गीकरण 4 श्रेणी में किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, 4 श्रेणी में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ वस्तु ऐसी होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु होती हैं जिनका मूल्य है ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, किनका मूल्य, जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है और हम उन्हें क्या करते हैं, घिसते रहते हैं। ठीक है, यानी हम उनका प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। टीवी है, रेडियो है, कार, स्कूटर, कपड़े धोने की मशीन, इनका सबका प्रयोग हम क्या है, लंबे समय तक करते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ हम देख रहे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इनका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक करते हैं। क्या करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। ठीक है, और इनका ये क्या होती हैं, सापेक्ष रूप से महंगी होती हैं। क्या होती हैं, ये सापेक्ष रूप से महंगी वस्तु होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि एक होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरी वस्तु की। ठीक है, कि दूसरी तरह का पहला यूज होगा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। एक हमारी लाइफ में आती है अर्ध टिकाऊ वस्तु। क्या होती है, अर्ध टिकाऊ वस्तु। अब अर्ध टिकाऊ वस्तु क्या होती है, जो कि 1 साल से कुछ अधिक समय तक चलती है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड होता है 1 साल से कुछ अधिक समय तक चलती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा मूल्य इनका हाई नहीं होता, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ठीक ठाक होती हैं, नॉर्मल लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कपड़े, फर्नीचर, क्रोकरी, बिजली का सामान, इस्त्री ले लिया आपने, प्रेस ले ली। ठीक है, इस तरह की जो वस्तु होती हैं वो हमारी किस नाम में आती है, अर्ध टिकाऊ वस्तु में आती हैं। वो किस कैटेगरी में आती हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तु में आती हैं, जो 1 साल से कुछ समय तक ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम टिकाऊ एकल उपयोग वस्तुएं। ठीक है, टिकाऊ एकल वस्तुएं कौन सी होती है, टिकाऊ एकल का मतलब ये होता है कि जो एक बंदा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा बंदा उसे यूज ना कर सके। ठीक है, मान लेते हैं आप एक डबल रोटी का यूज़ कर रहे हो, देखो चलो दिखाते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं कि आप जिसका मान लेते हैं उपभोक्ता वस्तु वे होती हैं जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो आप डबल रोटी खा रहे हो या पीस खा रहे हो, उसका इस्तेमाल दूसरा नहीं कर सकता। या आप आए, ठीक है, आपने दूध पी लिया, ठीक है, जिस दूध का मान लेते हैं आपने किसी दूध का प्रयोग आपने कर लिया, ठीक है, क्या दूसरा कर लेगा, आप उसे निकाल दोगे, सामने वाले को दे दोगे उसे,
ठीक है, नहीं कर सकते ना, तो टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, दूसरा बंदा उसे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऐसी वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य भी कम होता है, ये भी बहुत सस्ती होती हैं, ये उनसे भी सस्ती होती हैं। जैसे क्या है, इंक है, LPG, दूध और पेट्रोल, ये गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग वस्तु के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, दूध और पेट्रोल, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, दूसरा बंदा ना कर सके। ठीक है, पेट्रोल का भी हो सकता है, लेकिन दूध ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि मोस्टली जिसका प्रयोग एक बार हो गया उसका दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। मान लो मैंने अपने भाई की गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया और मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया, तो क्या मैं उसे पेट्रोल दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो ये क्या हो गई, टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु होती है जो एक बंदा इस्तेमाल कर लेता है, दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल ना कर सके, उसे क्या बोलते हैं, टिकाऊ अथवा एकल उपयोग वस्तु। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, सेवाएं। चौथी चीज़ें, हम सेवाओं के रूप में भी उपभोक्ता वस्तु का यूज करते हैं। ठीक है, सेवाएं वह गैर भौतिक वस्तु होती हैं जो मानव आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होती हैं जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। जैसे हमें कोई दिक्कत है, कोई हमें तबीयत हमारी ख़राब है, तो हमने क्या कर दिया, डॉक्टर से दवाई ली, हमें संतुष्टि मिल गई। वकील से हमें कोई ज़रूरत थी, वो हमें उसका यूज़ करा, उसकी सेवाओं का हमें संतुष्टि मिल गई। घरेलू नौकर की सेवाएं, ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं इसे उपभोक्ता यूज करता है, इसलिए ये उपभोक्ता की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो पता चल गया होगा आपको, यानी उपभोक्ता वस्तुएं जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, 4 तरह की होती हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, पहली कौन सी होती है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, अर्ध टिकाऊ, जो 1 साल से ज़्यादा चलती है। टिकाऊ, तीसरी होती है टिकाऊ वस्तु, जिसका एक बंदा इस्तेमाल करेगा, चौथा नहीं कर पाएगा, मतलब चौथा नहीं सॉरी, एक बंदा यूज करेगा, दूसरा बंदा उसे यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और चौथा होता है आपकी सेवाएं। सेवाएं क्या है, महसूस की जा सकती हैं, चाहे डॉक्टर की हो, वकील की हो या घरेलू नौकर की हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम इस चीज़ को देखो, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। ठीक है, यानी कि आपको क्लियर से हो गई। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु वहाँ पर बता दिया था, जो संतुष्टि किसके लिए होती हैं, अपनी संतुष्टि के लिए होती हैं, और पूंजीगत वस्तु होती हैं जो पैसा कमाने के लिए होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी पूंजीगत वस्तु, यानी कि जो पैसा कमाने के लिए होती हैं, पूंजीगत वस्तु होती हैं। देखो सिंपल सी चीज़, उत्पाद की केवल स्थिर परिसंपत्ति को पूंजीगत, यानी उत्पादक है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, ये बाई मिस्टेक है, यहाँ पे उत्पादक लिखा है, उत्पाद नहीं है, उत्पादक है। उत्पादक के केवल स्थिर परिसंपत्ति को पूंजीगत वस्तु माना जाता है। एक उत्पादक ने, सिंपल सी चीज़ है, जो उत्पादक है, अगर हम देखें, उत्पादक ने ये कहा है, ठीक है, उत्पादक ने कहा कि जो भी चीज़ मेरे पास स्थिर होगी, स्थिर संपत्ति होगी, स्थिर संपत्ति का मतलब जो भी मेरे मशीनरी है, अगर मैं मशीन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरी पूंजीगत वस्तु कहलाएगी, क्योंकि उसका इस्तेमाल मैं लंबे समय तक करूँगा उसमें। ठीक है, उसकी रिपेयरिंग कराता रहूँगा, उसका लॉस मैं झेलता रहूँगा। ठीक है, तो उसे पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। नोट करें, उत्पादक को केवल उन्हीं स्थिर परिसंपत्ति को, इसने ये कहा है, उत्पाद के केवल उन स्थिर परिसंपत्ति को पूंजीगत वस्तु माना जाएगा, ठीक है, जिनका कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा और जिनका उच्च मूल्य होगा। मशीन का इस्तेमाल आप बार बार करते हो, ठीक है, और उसकी टूट फूट भी आप देखते रहते हो। ठीक है, जिसमें क्या होगा, मूल्यह्रास भी होगा। मूल्यह्रास उसका, जब किसी भी चीज़ का मशीन का यूज करोगे तो उसके मूल्य में कमी भी होगी। ठीक है, और उनका टूट फूट भी, हानि भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो पूंजीगत वस्तु क्या होती है, उत्पादक के पास एक स्थिर संपत्ति होती है, मशीन होती है, जिनका वो लंबे समय तक प्रयोग करता है। और किस लिए करता है, वो पैसा कमाने के लिए करता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु नहीं होती, कैसे। ठीक है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं क्या है, पूंजीगत वस्तु, सभी वस्तु पूंजीगत वस्तु होती हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि सभी वस्तु पूंजीगत वस्तु, यानी जितनी भी वस्तु मशीनें बनाई जाती हैं उसे, यानी पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, ये कहना गलत होगा। अगर आपने क्या करा, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, एक सिलाई मशीन थी, एक फैमिली ने खरीदी, तो उसे संतुष्टि के लिए खरीदी थी, तो उसके लिए वो पूंजीगत वस्तु नहीं थी। लेकिन जब उस एक टेलर ने खरीदा था तो उससे पैसा कमाएगा, तो उसके लिए वो क्या हो गई, जाहिर सी बात है, उसके लिए वो होगी पूंजीगत वस्तु। ठीक है, तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु, सभी जितनी भी मशीनें होती हैं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। ये दर्जी, अगर देखो सिंपल सी दर्जी की दुकान में एक सिलाई मशीन है, तो वो उसकी क्या है, स्थिर परिसंपत्ति है और पूंजीगत वस्तु है। किंतु यदि एक उपभोक्ता परिवार के लिए घर में
परिवार उसे इस्तेमाल कर रहा है, वो पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगी। तब वो क्या कहलाएगी? एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। वो क्या कहलाएगी? वो टिकाऊ वस्तु तो है, लेकिन वो क्या है, किसके लिए टिकाऊ वस्तु है? एक उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तु है, ठीक है। तो वो क्या है? एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है। पर्यटक कंपनी एक पर्यटक कंपनी है जो कार का यूज कर रही है। कार का भी आपको एग्जांपल दे रहा है, एक फैमिली कर रही है और एक नॉर्मल लोग कर रहे हैं। कार के लिए पर्यटक कंपनी जो टूरिस्ट कंपनी है वो उसे यूज कर रही है, ठीक है, पूंजीगत वस्तु है, किंतु वही कार एक उपभोक्ता परिवार के पास है, ठीक है, तो वो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। अतः इसकी पहचान करते समय हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, ठीक है। सेम वे में वहाँ पे भी जैसे उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु की बात है, सेम वे यहाँ पे उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु की भी बात यही है कि उसे यूज करने वाला बंदा लास्ट में कौन है। यदि टिकाऊ वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता एक उपभोक्ता है तो उसके लिए वो क्या कहलाएगी? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी, ठीक है। और अंतिम प्रयोगकर्ता उत्पादक है तो उसके लिए वो पूंजीगत वस्तु कहलाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सभी वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। ये वस्तु के अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु होती हैं तो आप बोलोगे नहीं होती, ये वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करती हैं कि उसे अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब ये आपको खुद सॉल्यूशन करना है कि सभी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु होती हैं, उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती, ठीक है, देख लेना। यानी सभी जितनी भी होती हैं पूंजीगत वस्तु वो उत्पादक वस्तुएं होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। इसे आप देखना। अब उपभोक्ता की अवधारणा, ठीक है। अब बात करते हैं उपभोक्ता की अवधारणा का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में उपभोक्ता किस किस तरह के, उपभोक्ता की अवधारणा, उपभोक्ता कौन है और किस इसके घटक, ये किस उपभोक्ता के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग वैसे अभिप्राय अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग से है। समग्र उपभोग एक अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय का जो मतलब बताया गया कि एक अर्थव्यवस्था में कितना उपभोग किया जा रहा है, ठीक है। तो सारे जितने भी लोग यूज करेंगे वो उपभोक्ता होंगे, जाहिर सी बात है। उपभोक्ता कौन होंगे? जो उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से एक अर्थव्यवस्था में वस्तु का प्रयोग अलग अलग तरह से किया जाता है, ठीक है। देखो, सिंपल सी चीज़ समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग व्यय से एक अर्थव्यवस्था में कौन लोग होते हैं, इनका विषय वर्गीकरण इस प्रकार है। एक परिवार हो सकता है, सरकार खुद हो सकती है, गैर निजी संस्थाएं यानी एनजीओ हो सकती हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ये सारे जो होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी सारे लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे लोग, परिवार, सरकार, कोई संस्था, मंदिर मस्जिद, सारे जो किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? परिवार अब ये किस तरह से करते हैं, ठीक है। देखो, परिवार क्या कर रहा है, उसका अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है उसका प्रयोग, उपभोक्ता वस्तु खरीदते हैं। सरकार, अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, सरकार क्यों कर रही है? उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद कर सुरक्षा बलों और सरकारी स्कूलों में, ठीक है, वो क्या करेगी? जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये करेगी सुरक्षा बलों और सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना और सुरक्षा बलों पर खर्च करेगी उपभोक्ता वस्तु को, ठीक है। उनके लिए बंदूक तोप बना दिया और सरकारी स्कूलों पे दोपहर का खाना करने पे वो खर्च कर देगी, कोई भी चीज़ खरीदेगी, ठीक है। और अन्य उद्देश्यों के लिए करती है। और गैर लाभ निजी संस्थाएं जो होती हैं, गैर निजी लाभ संस्थाएं दान हेतु उपभोक्ता वस्तु खरीदती हैं। परिवार, सरकार और गैर लाभ निजी संस्था द्वारा उपभोक्ता वस्तु पर किया गया व्यय को जोड़, यानी कि जितनी भी गैर एनजीओ क्या करती हैं? दान हेतु, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, जितनी भी गैर एनजीओ होंगी वो दान हेतु लोगों को दान देने के लिए वस्तुएं खरीदेंगी, जिससे ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। और एक अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग का मतलब ये होगा कि सबका जोड़ कर दो, परिवार का उपभोग, सरकार का उपभोग, गैर संस्थाएं या किसी भी तरह का उपभोग, इन सब का जोड़ क्या कहलाता है? समग्र उपभोग व्यय कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और ये आपको बता ही दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि उपभोक्ता वस्तु पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु। यानी कि मध्यवर्ती वस्तु किस लिए होती है? मध्यवर्ती वस्तु एक फैक्ट्री के अंदर होती हैं, कच्चे माल के रूप में होती हैं, राष्ट्र में शामिल नहीं कर सकते। इसमें वस्तुएं दूसरे उद्योग से मंगाई जाती हैं, फिर उनको बनाया जाता है, इस राष्ट्र में शामिल नहीं कर सकते हैं। अंतिम वस्तु को राष्ट्र में शामिल कर सकते हैं, मार्केट में आ चुकी होती है, बिकने के लिए तैयार होती है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी उपभोक्ता वस्तु मान की संतुष्टि के लिए की जाती हैं। और दूसरी तरफ क्या है? अंतिम यानी कि पूंजीगत वस्तु पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया हो? आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए